यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का, अभ्यर्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। विशेष करके वैसे अभ्यर्थी जो सीटीटी के फॉर्म भरने के बाद आए दिन हमसे मैसेज करते हैं, बात करते हैं, फ़ोन करते हैं, कमेंट्स करते हैं कि सर सीटीटी का फॉर्म फिलअप तो हो चुका है, परीक्षाएं आने वाली है, लेकिन बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं अभी भी वे सिलेबस को नहीं समझ पा रहे हैं। विशेष करके वैसे अभ्यर्थी जो फर्स्ट अटैम्प्ट जो बीएड और डीएलएड में एडमिशन लेने के साथ ही परीक्षा सीटीटी की जो होने वाली परीक्षा है उसमें फॉर्म तो अप्लाई कर दिया, परंतु उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे सीटीटी की तैयारी करें, क्या करें, क्योंकि उन्हें मार्गदर्शन कहीं से नहीं मिल पा रहा है। कॉलेज में भी रेगुलर वो पढ़ाई करना चाहते हैं, परंतु उस तरीके से सहयोग नहीं मिल पा रहा है, ऑनलाइन भी समझ में नहीं आ रहा है। तो वैसी परिस्थिति में बहुत सारी बातें हैं जो हमारे पास हमारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं और उनके सहयोग में मुझे यह वीडियो आज बनाना पड़ रहा है। इसके पिछले वीडियो में मैंने बनाया था कि सीटेट क्या होता है, क्यों करें, कैसे करें और कैसे उससे करके आप अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। यदि आप इसके बारे में विस्तृत जानना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं कि सीटेट क्यों करें, कैसे करें और इससे कैसे किया जा सकता है। तो इससे रिलेटेड ही अब दूसरी वीडियो आज हम आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। एट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आप सभी अभ्यर्थियों का, खास करके प्रशिक्षुओं का, जो अभी सीटेट के फॉर्म भरे हैं तथा उनकी परीक्षा 20 अगस्त को होने वाली है और फिर भी वो अभी जो फर्स्ट अटैम्प्ट तैयारी कर रहे हैं उन्हें यह समझ में नहीं आता है कि सर कैसे तैयारी करूं, उन्हीं को समर्पित आज का हमारा यह वीडियो है विशेष करके। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के शुरू से आखिरी तक अगर आप देखेंगे तो पूरी सिलेबस को समझ पाएंगे और तभी आप अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि मैंने बताया था कि यह सीटेट की परीक्षा 2 पार्ट में होती है। फर्स्ट पार्ट 1 to 5th क्लास के लिए होती है तथा सेकेंड पार्ट जो होती है वह 6 to 8 के लिए होती है। तो आज जो हम लोग यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं वह चर्चा का विषय है कि वह सिलेबस जो कि पार्ट 1 है, अर्थात 1 to 5th क्लास के बच्चों के लिए जो होता है, स्टूडेंट्स के लिए होता है, अभ्यर्थियों के लिए होता है, उस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें, उसके बाद लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सकेगा। 5 पार्ट होते हैं, 5 भाग होते हैं, 5 विषय होते हैं। इस फर्स्ट पार्ट का जो फर्स्ट पेपर का जो यह पेपर होता है, परीक्षा होती है 1 to 5th क्लास के लिए, उसके लिए पहला भाग होता है, उसे हम लोग कहते हैं बाल शिक्षा एवं शिक्षा शास्त्र, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो 30 नंबर का होता है। यह आपका कहीं कहीं पर इसे सीडीपी के नाम से भी जाना जाता है। यह पेपर 30 नंबर का होता है। इसी तरीके से मैंने पिछले वीडियो में आपको विशेष करके बताया था कि यह जो परीक्षा होती है इसमें टोटल 150 अंक होते हैं, अर्थात 5 पेपर है, 30 अंक के 30 अंक के 5 पेपर होते हैं, अर्थात 150 अंक के यह पेपर होते हैं। अब बात यहाँ निकल करके आती है कि सर पांचों विषय कौन कौन से या पांचों जो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं पेपर 1 के लिए, उसी पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आप हमारे साथ शुरू से आखिरी तक बने रहें। उम्मीद करता हूँ कि हमारे द्वारा दिया गया यह सलाह, दिया गया यह जो आपको टॉपिक है वह निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी होगा, आपके सीटीटी की परीक्षा के लिए। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, यह 30 प्रश्न होते हैं तथा 30 अंक के लिए होते हैं। इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, जो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर 15 नंबर के जो यह प्रश्न आते हैं वह विषय वस्तु से रिलेटेड कंटेंट्स होते हैं, जिसमें हम लोग पहला देख रहे हैं कि विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एवं अधिगम से उसका संबंध होता है। विकास की अवधारणा अर्थात बच्चे कैसे कैसे विकास करते हैं एवं उसका कैसे अधिगम की ओर, आगे की ओर मार्ग प्रशस्त होता है, उसी पर हम लोग चर्चा करते हैं। विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध। उसके बाद होता है बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएं। बाल विकास की सिद्धांत एवं अवस्थाएं, जो 6 वर्ष से 11 वर्ष के बच्चे होते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तीसरा है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण का प्रभाव, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण का प्रभाव। उसके बाद होता है समाजीकरण की प्रक्रिया, उसके बाद है समाजीकरण की प्रक्रिया। उसके बाद है सृजनात्मकता, उसके बाद है सृजनात्मकता। उसी प्रकार आगे और बढ़ते हैं तो हम लोग पाते हैं कि वह है विकास। नेक्स्ट पॉइंट है कि पियाजे एवं वाइगोत्स्की का निर्माणवाद एवं समीक्षात्मक परिप्रेक्ष्य, पियाजे एवं वाइगोत्स्की का निर्माणवाद एवं समीक्षात्मक परिप्रेक्ष्य। उसके बाद अगला भाग है कि बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा। उसके बाद अगला है बहुआयामी बुद्धि, बहुआयामी बुद्धि, जिसे हम मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। बहुआयामी बुद्धि, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है भाषा एवं विचार, भाषा एवं विचार, लैंग्वेज एंड थॉट्स, अर्थात इसमें जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके जो विचार हैं उस पर हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। अगला पॉइंट है व्यक्तिक विभिन्नता,
इंडिविजुअल डिफरेंसेस जिसको कहते हैं, व्यक्तिक विभिन्नता, और उसके बाद है सतत व्यापक मूल्यांकन, सतत व्यापक मूल्यांकन। तो ये 15 नंबर आपके कंटेंट हो जाते हैं। आगे का जो 15 नंबर है इसको पुनः 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें 5 प्रश्न होते हैं 5 नंबर के लिए। उसे कहा जाता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो होते हैं इसमें जाने जाते हैं, जिससे कि हम लोग डिसेबिलिटी भी कहते हैं। तो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं वह आपका समावेशी शिक्षा के तहत इन टॉपिक को हमको पढ़ना होता है। शारीरिक निःशक्त, अधिगम निःशक्त, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, वाचन बाधित और प्रतिभाशाली बच्चे। या बीएड या डीएलएड दोनों ही के अगर आप छात्र में से कोई के भी छात्र हैं तो आपके लिए समावेशी शिक्षा एक पेपर होता है, उस पर आधारित यह आपका 5 नंबर का प्रश्न होता है, जिसे हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण के रूप में पढ़ते हैं। इसे हम शारीरिक निःशक्त, अधिगम निःशक्त, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, वाचन बाधित और प्रतिभाशाली बच्चे कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, वह है 10 नंबर का प्रश्न। उसके साथ हमारा यह बाल विकास का जो टॉपिक है यह समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 15, 5, 20 नंबर का हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अब 10 नंबर का जो यहाँ प्रश्न बचा हुआ है उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं कि लर्निंग एंड पेडागोजी अर्थात अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र पर है। पहला है बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं। उसके बाद है बच्चे विद्यालय उपलब्धि में क्यों और कैसे असफल होते हैं। उसके बाद है शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं क्या है। उसके बाद है सीखना एक सामाजिक गतिविधि है कैसे, सीखना एक सामाजिक गतिविधि है कैसे। उसके बाद बच्चा समस्या समाधान करता एवं वैज्ञानिक अन्वेषक है। और वैकल्पिक अधिगम की अवधारणा, वैकल्पिक अधिगम की अवधारणा। नेक्स्ट है संज्ञान एवं संवेग, जिसको कॉग्निशन और इमोशंस कहते हैं। और लास्ट है अभिप्रेरण एवं सीखना, अभिप्रेरण एवं सीखना, जिसे मोटिवेशन एंड लर्निंग कहते हैं। तो आपने देखा कि इस प्रकार आपका फर्स्ट पेपर जो है वह बाल विकास का पूरा हो जाता है। दूसरा पेपर यहाँ से शुरू होता है, वह है आपका गणित। गणित भी 30 नंबर का होता है, जिसे 15-15 के 2 भागों में बांट दिए गए हैं। पहला विषय वस्तु कंटेंट, जिसमें आप ज्यामितीय आकृति एवं उसकी स्थानिक समझ। दूसरा है संख्या, संख्याएं एवं संक्रियाएं। तीसरा है मुद्रा, मुद्रा से संबंधित समस्याओं का हल। नेक्स्ट है माप में लंबाई, मात्रा, भार, आयतन, वॉल्यूम जिसे कहते हैं, समय इत्यादि, ये सभी मापन में आते हैं। उसके बाद है आंकड़ों का खेल। नेक्स्ट है आंकड़ों का खेल। उसके बाद पैटर्न, जिसे ढांचा कहा जाता है, एवं मानसिक गणित, जिसे हम मेंटल मैथ कहते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि 15 नंबर का यह जो प्रश्न है जिसमें विषय वस्तु पढ़ना है वह है कि आपने देखा ज्यामिति, आकृतियाँ एवं उसके स्थानीय समझ। उसके बाद संख्या, संख्याएँ एवं संक्रियाएँ। उसके बाद है मुद्रा, मुद्रा से संबंधित समस्याओं का हल। उसके बाद है मापन में है लंबाई, मात्रा, भार, आयतन, समय इत्यादि। उसके बाद आंकड़ों का खेल। उसके बाद है ढांचा और मानसिक गणित। इसी प्रकार इसका दूसरा भाग जो है वह 15 नंबर का है, जिसमें कि हम लोग मैथमेटिकल पेडागोजी के बारे में बात करते हैं, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, गणित के प्रकृति एवं स्वरूप, गणित की प्रकृति एवं स्वरूप। उसके बाद है गणित शिक्षण का महत्व। उसके बाद है कि गणित शिक्षण की विधियाँ, गणित की भाषा। अगला है पाठ्यचर्या में गणित का स्थान। नेक्स्ट है गणित शिक्षण की समस्याएं। उसके बाद नेक्स्ट है निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण एवं मूल्यांकन। नेक्स्ट है त्रुटियों का विश्लेषण। और लास्ट है वह शिक्षण अधिगम से संबंधित आयाम। तो यह था आपका 15 नंबर का पेडागोजिकल इशू, जिस पर कि हम लोगों ने 15-15, 30 नंबर का पूरा कर लिया। उसके बाद बारी आती है पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन की बात जहाँ आती है तो इसे आप देखिए कि पर्यावरण अध्ययन में 30 अंक को पुनः 2 भागों में बांटा गया है, जिसे हम विषय वस्तु या कंटेंट कहते हैं। परिवार एवं मित्र, परिवार एवं मित्र, जिसमें रिश्ते, नाते, जंतु, पौधे, कार्य और खेल को हम लोग रखते हैं। दूसरा भाग है भोजन, पौधे और जंतुओं से प्राप्त भोजन। उसके बाद है पशु आहार, भोजन पकाना, परिवार में भोजन करना तथा जंतुओं के आहार। ये सभी भोजन से संबंधित प्रश्न है, टॉपिक है, जिसे हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद बारी आती है आवास। भोजन के बाद आवास की बारी है, अर्थात शेल्टर, जहाँ रहते हैं। आवास और उसके प्रकार, पास और पड़ोस और इसका मानचित्रण। नेक्स्ट है गृह सज्जा और सफाई। उसके बाद है अपना, परिवार एवं घरेलू जीव जंतु। और लास्ट है वस्त्र। इस प्रकार जब आवास पूरा हो जाता है तो हम लोग आगे जो देख रहे हैं वह है जल। जल में क्या है कि जल के स्रोत, परिवार के लिए जल, जल भंडारण और हमारा जीवन और जल, जल का अभाव, जल का बहाव, पौधे एवं जंतु के लिए जल की आवश्यकता।
तो इसमें आप इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जल कैसे हमारे हर एक परिस्थिति में हमारे लिए सहायक है, उस पर चर्चा होती है। उसके बाद है यात्रा, गंतव्य स्थान, स्थल, जल, अंतरिक्ष तथा यात्रा के साधन, सांकेतिक संप्रेषण और पत्र संप्रेषण, ये सभी यात्रा से संबंधित आपके टॉपिक है जिसको कि आपको पढ़ना रहता है। और आखिरी है कि वस्तुओं का स्वनिर्माण एवं व्यवहार, मिट्टी से बनने वाली वस्तुएं, वस्तुओं का स्वनिर्माण एवं व्यवहार, मिट्टी से बनने वाली वस्तुएं। इसमें वस्तुओं का स्वनिर्माण से मतलब हो गया मिट्टी से बनने वाले जो आप वस्तुओं को देखते हैं, जैसे कि कुम्हार मिट्टी का कुलिया बनाता है, मिट्टी का बैंक बनाता है, मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई जाती है, तो इसी चीज़ को कहा गया है कि वस्तुओं का स्वनिर्माण एवं व्यवहार, अर्थात उसका बनाने के साथ हम कहाँ कहाँ कैसे प्रयोग करते हैं, मिट्टी से बनने वाली वस्तु। तो इस प्रकार आपने देखा कि कंटेंट पूरा होता है। अब 15 नंबर जो हमारे पास है वह है कि इसका पेडागोजिकल इशू, पर्यावरण अध्ययन का स्वरूप क्या है, उसके बाद है पर्यावरण अध्ययन का महत्व क्या है, उसके बाद है पर्यावरण के बारे में शिक्षा दें, पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा, पहला है पर्यावरण के बारे में शिक्षा, उसके बाद है पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा, नेक्स्ट है पर्यावरण के संवर्धन संरक्षण के लिए शिक्षा, उसके बाद है पर्यावरण से विज्ञान और समाज विज्ञान का संबंध, उसके बाद है सीखने के तरीके, उसके बाद है गतिविधियाँ, व्यवहारिक कार्य, उसके बाद है सतत व्यापक मूल्यांकन, उसके बाद है शिक्षा उत्पादन और उसके बाद है समस्याएं। तो इस प्रकार आपने देखा कि पेडागोजिकल इशू जो है 15 नंबर का आपका पूरा हो जाता है। और ईवीएस के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं हिंदी में। हिंदी को भी पूरा 30 नंबर का पेपर है और 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है 15 नंबर का कंटेंट और 15 नंबर का पेडागोजिकल इशू। तो जो कंटेंट है उसमें आपको ध्यान रखना है, विशेष करके अनसीन पैसेज आएंगे, पैराग्राफ आएंगे, उसका जवाब आपको देना है। भाषाई समझ और निष्कर्ष, जिसे हम अपठित उद्धरण अर्थात गद्यांश, पद्यांश, यात्रा वृत्तांत, एकांकी पर आधारित प्रश्नों की समझ अर्थात गद्यांश साहित्यिक, वैज्ञानिक, विवरणात्मक एवं अप्रासंगिक पहलू से हो सकता है। और इसका व्याकरण वाला जो पहलू होता है वह है कि व्याकरण अर्थात शब्दार्थ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति, शब्द युग्म इत्यादि तथा व्यवहारिक व्याकरण, ये सभी आपके फर्स्ट पार्ट हो जाते हैं जिसमें कि हम लोग कंटेंट पढ़ते हैं। दूसरा भाग है 15 नंबर का, वह शिक्षा शास्त्र अर्थात पेडागोजिकल इशू, जिसमें भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियों के बारे में पढ़ना है, उसके बाद भाषा कौशल के बारे में पढ़ना है, उसके बाद है भाषा की समझ और सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, भाषा कौशल की समझ एवं मूल्यांकन, उसके बाद है कि संप्रेषण कौशल का विकास, उसके बाद है व्यवहारिक व्याकरण की समझ, उसके बाद है भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाइयाँ या विसंगतियों का निराकरण, उसके बाद नेक्स्ट है शिक्षण उत्पादन और उसके बाद नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण रिमेडियल टीचिंग। तो इस प्रकार आपने देखा कि हिंदी के जो हमारे 30 नंबर के कंटेंट है और पेडागोजिकल इशू है वह पूरा हो जाता है। अब आगे हम बढ़ते हैं, अगला विषय हमारा है वह है आपका इंग्लिश, अंग्रेजी। बहुत सारे छात्र छात्रा अभ्यर्थी ऐसे होते हैं या तो अंग्रेजी लेते हैं या फिर संस्कृत लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर इंग्लिश को रखा हुआ है, संस्कृत का हमारे पास अभी सिलेबस इसमें उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा, यदि आपको आवश्यकता हो तो आप निश्चित रूप से हमें कमेंट्स करें, मैं संस्कृत का भी सिलेबस डालूँगा। यदि आपका कमेंट्स नहीं आता है तो फिर मैं उसे नहीं डालूँगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हिंदी और इंग्लिश पर ही ध्यान देते हैं, संस्कृत में बहुत कम बच्चे ध्यान देते हैं। तो यदि आपको संस्कृत में सिलेबस की आवश्यकता है तो कृपया आप हमारे इस कमेंट्स बॉक्स में जा कर के अपनी बातों को रखें, तो निश्चित रूप से मैं प्रयास करूंगा कि संस्कृत का भी आपको उपलब्ध हो सके, अन्यथा हिंदी और इंग्लिश ही रहेंगे। नेक्स्ट विषय है अंग्रेजी, दूसरी भाषा जो ली जाती है उसे भाषा की समझ या लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। 15 नंबर का होता है। और अपठित गद्यांश अर्थात प्रोज के उदाहरण, अनसीन पैसेज पर आधारित प्रश्नों की समझ, अपठित गद्यांश अप्रासंगिक, साहित्य, विवरणात्मक एवं वैज्ञानिक, जिसमें कि डिस्कर्सिव, लिटरेचर, नैरेटिव और साइंटिफिक हो सकते हैं। व्यवहारिक व्याकरण यथा शब्दार्थ, ज्ञान में संज्ञा, सर्वनाम अर्थात नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, जेंडर, नंबर, केस, टेंस, ऑपोजिट वर्ड्स, फ्रेज एवं वर्बल एबिलिटी, ये सभी आपके लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट हैं। दूसरा भाग जो है उसे हम लोग कहते हैं वह है कि भाषाई अर्थात पेडागोजिकल इशूज़ जो हैं वो है 15 नंबर का, जिसमें भाषा शिक्षण के सिद्धांत और विधियां हैं, भाषा कौशल हैं, भाषा की समझ और सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना,
भाषा के कौशलों की समझ एवं मूल्यांकन है। उसके बाद है संप्रेषण कौशल का विकास। उसके बाद भाषा अधिगम की व्याकरण की भूमिका, संप्रेषण, शाब्दिक योग्यता एवं लेखन कौशल के संदर्भ में। उसके बाद है कि व्यवहारिक व्याकरण की समझ। उसके बाद है कि भाषा शिक्षण के उत्पन्न कठिनाइयों विसंगतियों का निराकरण। शिक्षण, उसके बाद है शिक्षण अधिगम सामग्री जिसमें पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, द्विभाषी सामग्री तथा उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग। तो इस प्रकार आपने देखा कि CTET के जो 1 to 5th के पेपर होते हैं, फर्स्ट सिटिंग के पेपर होते हैं, उसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं और उन पाँचों का हमने यहाँ पर आपको एक एक करके व्याख्या करके बताया है। उम्मीद करता हूँ कि इन पाँचों विषयों की जो सिलेबस है पेपर 1 के लिए आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा। यदि कहीं दिक्कत है तो कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से हमारे पास आप मैसेज कर सकते हैं, उसमें मैं आपकी सभी समस्याओं का निदान करने का प्रयास करूँगा। उम्मीद है कि हमारे द्वारा दिया गया यह जो सिलेबस का डिटेल्स है आपको समझ में आया होगा, जो आपकी परीक्षा के लिए खास करके वैसे स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम परीक्षा लिख रहे हैं उनके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। इसी उम्मीद के साथ कि अगले टॉपिक में हमारी आपकी फिर से एक नए टॉपिक पर मुलाकात होगी। हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े रहने पर शिक्षा और रोजगार से जुड़ी हुई सूचनाएं आपको लगातार मिलती रहेंगी। इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तथा हमारे साथ बने रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि मैं और आप स्वस्थ रहें, मन लगा करके पढ़ाई करें। फिर हमारी आपकी मुलाकात एक नए वीडियो में नए तरीके से होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।